सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को समझने के पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एक डैम कैसे काम करता है। इफ़ वी अंडरस्टैंड हाउ अ डैम वर्क्स, हमें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि हमारे सेल के अंदर ये डैम जो एनर्जी बनाती है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो डैम का फंक्शन आई थिंक आप सभी को पता है कि आप वाटर को स्टोर कर लेते हो एट अ हाइट, राइट। तो आपने वाटर को एक हाइट पे स्टोर कर लिया। इस हाइट पे स्टोर करने से क्या हो जाता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, राइट। हम कहते हैं कि बिकॉज वाटर एक ग्रेट हाइट पे स्टोर्ड है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। फिर आप वाटर को फॉल करवाते हो। किस पे फॉल करवाते हो? तो टरबाइन पे, राइट। ये टरबाइन है, तो वाटर इस टरबाइन को घुमाता है। ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स गियर्स के थ्रू अंदर बैठे कुछ मैग्नेट्स को घुमाता है। सो व्हाट आर दीज आर मैग्नेट्स, ओके। और इन मैग्नेट्स को जब हम घुमा रहे हैं तो यहीं से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, और इसी इलेक्ट्रिसिटी को आप वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट कर देते हो टू योर होम, ओके। तो हमने किसी चीज़ में एनर्जी को स्टोर की, फिर एनर्जी को कन्वर्ट कराने के लिए उसे रिलीज़ किया, और रिलीज़ करने के बाद मैग्नेट्स को घुमाया घुमाया और फिर इलेक्ट्रिसिटी बना दी। फिर ये पानी क्या बचा? ये जो पानी टरबाइन्स के ऊपर से गुजर गया, इस पानी को हम एक नदी के थ्रू सप्लाई कर देते हैं इन विलेजेस फॉर इरिगेशन, है ना। यही फ्लो है डैम का। हमारे सेल में भी कुछ ऐसा ही होना होता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि हमारे सेल में अगर ये जो डैम है वो कैसे काम करता है। तो हमारे सेल के में जो इस तरीके का डैम है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहता है। यानी आपके बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। देखो, अब ऐसा नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन्स, इवन फैट, इनफैक्ट फैट मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है। बट उसे तोड़ना थोड़ा पेचीदा है। बट लार्जली हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी आराम से बना लेते हैं। बट याद रखना, सभी चीज़ें को तोड़ा जाता है। अब देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के एनर्जी कैसे बन सकती है और उसके क्या वेरिएशंस है। क्या सभी लोग कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली तोड़ पाते हैं, या कुछ लोग आधा तोड़ के भी अपना काम चला लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को, जिसमें हम फूड मॉलिक्यूल्स को या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी डराइव करते हैं, इसी को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये आपके सेल्स में हो रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन of carbohydrates to give energy in the form of ATP। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है आपका? द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। चलो अब शुरुआत करते हैं। ATP के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, आगे। सो हमारा सबसे पहला सबस्ट्रेट है, यानी कि जहाँ से शुरुआत होती है, दैट इज़ ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। मैं आपको याद दिला दूं कि आपका फोकस यहाँ पे दो चीज़ों पे होना चाहिए। कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने, कार्बन एटम्स कितने हैं, ठीक है, और ATP कहाँ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है, वाटर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया तो है ही रेस्पिरेशन का, विच इज़ कि C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2O। आई थिंक जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तो वहाँ भी हमने द जनरल रिएक्शन नहीं लिखा था, तो आई थिंक आई शुड राइट इट, ठीक है। तो CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, राइट। अब ये दोनों रिएक्शन आपको ठीक उल्टा दिखते हैं एक दोनों के, और आपको दोनों जगह एक कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, राइट।
सो दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन. क्यों? यू आर एडिंग हाइड्रोजन, राइट? वहीं पे व्हाट इज हैपनिंग विथ वाटर हियर, आप देख सकते हो कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ऑन द कॉन्ट्ररी हाइड्रोजन का लॉस कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. देखो ऑक्सीडेशन इसीलिए कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस और या रेस्पिरेशन, दीज आर रिडॉक्स रिएक्शन. इसको रिडॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हो रही, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी. इन केस आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लूज है, तो ऑक्सीडेशन को हम डिफाइन करते हैं एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इनमें से कोई भी चीज़ हो रहा है तो हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है. इसका ठीक विपरीत हम अगर रिडक्शन को डिफाइन करेंगे तो रिडक्शन विल बी डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. ऐसा कुछ होगा तो हम रिडक्शन कह देंगे. तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर रहे थे. आपको याद होगा डार्क रिएक्शन में, कैल्विन साइकिल में हमने कहा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अब यू शुड बी एबल टू बैलेंस दिस रिएक्शन. तो आप 6CO2 यहाँ लिखोगे तो C6 आपका पूरा हो गया. एंड आई थिंक यू शुड बी राइटिंग हाउ मच, 6 टाइम्स 2 18 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो आपको 18 ऑक्सीजन इधर चाहिए, तो इसको 6 लिख दो और ये आपका हो जाएगा 6, राइट? सो दिस गिव्स यू द बैलेंस रिएक्शन. वो फोटोसिंथेसिस था. अब रेस्पिरेशन में आप देखोगे तो समहाउ इसका उल्टा हो रहा है, समहाउ. बट याद रखना जो स्टेप्स हैं दे आर नॉट एग्जैक्ट, नॉट उल्टा. स्टेप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं बट स्टेप्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. अब आप देखो आपका जो ये ग्लूकोज है इसका क्या होने वाला है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो कह सकते हैं ना कि ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, राइट? अब इसी चीज़ को हमें डिटेल में समझना है कि हाउ इज रेस्पिरेशन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड हाउ इज फोटोसिंथेसिस. तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है. तो शुरुआत करते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन में. तो हमारा फर्स्ट सबस्ट्रेट जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है वो है ग्लूकोज. अब यहाँ पे अभी कहानी हमारी साइटोप्लाज्म में है, राइट? तो एक बड़ा सा सेल बनाएंगे, ठीक है? अब ये है आपकी ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज कैरी होके आ रहा था, ठीक है? ये ग्लूकोज धीरे धीरे डिफ्यूज़ किया और डिफ्यूज़ करके हमारा सेल के अंदर घुस गया. ग्लूकोज को तोड़ने के लिए एक मल्टी स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल होता है. उस मल्टी स्टेप प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? नाउ ग्लाइकोलाइसिस में कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ओके? और एज अ रिजल्ट आप क्या प्रोड्यूस करते हो? सबसे इंपॉर्टेंटली 2 ATP. अब बेटा एज अ रिजल्ट यानी कि 2 ATP कंज्यूम होता है, 4 ATP प्रोड्यूस होता है, इसलिए एज अ रिजल्ट नेट हम बोलते हैं कि 2 ATP प्रोड्यूस हो गया. इसके अलावा आप कुछ एनर्जी कैरियर्स भी प्रोड्यूस करते हो, ठीक है? इन एनर्जी कैरियर्स का रोल हम बाद में समझेंगे, बट आपको हिंट में दे दूं, NADH. अब कंफ्यूज मत होना, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था NADPH. दिस इज NADH. और हमारा प्रोडक्ट क्या था? ये तो 2 ATP और एनर्जी कैरियर्स रास्ते में बन गए, और हमारा प्रोडक्ट क्या बना? हमारा प्रोडक्ट बना एक मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं पायरूवेट. अब बेटा पायरूवेट यहाँ पे एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, राइट? एक ग्लूकोज था जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, उससे हमने पायरूवेट बनाया जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. तो जाहिर सा बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि आपने 2 पायरूवेट बनाया होगा, राइट? तो फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस से आपने क्या किया? एक ग्लूकोज को 2 पायरूवेट में तोड़ दिया, और साइड प्रोडक्ट आपका क्या था? ATP एंड NADPH. ओके, कूल है. अब आते हैं पायरूवेट का फेट क्या है.
अब अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो पाइरूवेट हमने बनाया ये फर्दर टूटेगा, ठीक है, और फर्दर टूट के क्या बना लेगा, एक अनदर सबस्ट्रेट। किस प्रोसेस से टूटता है, तो इस प्रोसेस का नाम होता है लिंक रिएक्शन। आपको इस नाम का मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट पाइरूवेट किस में टूटेगा, एक अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। एक बार एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया विच इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। अब ये सोच लेना कि 2 पाइरूवेट था तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बनेगा, है ना। अब आप बोलोगे कि सर 3 कार्बन से 2 कार्बन कंपाउंड हो गया, एक कार्बन कहाँ गया। वेरी गुड, अगर आपने स्पॉट कर लिया कि एक कार्बन यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज मीनिंग कि आप कार्बन पे अटेंशन दे रहे हो। बेटा एक कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। अब ये याद रखना कि 2 पाइरूवेट था तो इसका मतलब है 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। तो हमारे पास अब टोटल कार्बन कितने बचे, 4। हमने एक ग्लूकोज से शुरुआत की थी। अब हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में आ गया जिसके पास टोटल हमारे 4 कार्बन है, क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन है, तो इसलिए 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 4 कार्बन। अब यहाँ पे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। वो दिलचस्प कहानी क्या है कि अभी तक तो सारा चीज़ साइटोप्लाज्म में हो रहा था। दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पहले बगल में सीख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोरिलेट करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के ही थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसका इनर मेम्ब्रेन बहुत दिलचस्प है। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे फोल्ड्स होते हैं। अब देखो ये 9th ग्रेड में आप पढ़कर आ चुके हो, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको याद होना चाहिए। सो जो आपका इनर मेम्ब्रेन है दैट इज फोल्डेड इनवर्ड्स, ठीक है। सो ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। अब इस 2 मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आप क्या बोलोगे, 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, जैसे 2 स्कूल के बीच का कंपटीशन क्या कहलाता है, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस कहलाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसके बाद इसी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे याद है आपने पढ़ा था एटीपी सिंथेज, कहाँ पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। उसी तरह यहाँ पे कुछ थॉर के हैमर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और उन ये स्ट्रक्चर्स आपको कहाँ पे पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स में, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ मुड़ा होता है वहाँ पे आपको ऐसे कुछ हैमर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। एंड दीज हैमर लाइक स्ट्रक्चर्स आर एटीपी सिंथेज, जिनका काम क्या है, टू मेक एटीपी, राइट। अब अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद है तो एटीपी सिंथेज को चलाने के लिए आपको एक हवा चाहिए। एटीपी सिंथेज एक तरह का पंखा है, उस पंखे को चलाने के लिए आपको एक हवा चाहिए। वो हवा क्या होती है, हाइड्रोजन आयन। तो अगर आप किसी तरह हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट कर दोगे तो वो हवा यहाँ से बहेगी और अंदर की तरफ एटीपी बनने लगेगा, ठीक है। अब हमने थाइलाकॉइड के अंदर भी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था, है ना, जब इलेक्ट्रॉन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में डांस करके गया था। यहाँ भी हमारा गोल वही है कि हम किसी न किसी तरह इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में वहाँ पे अंदर बढ़ाया था, यहाँ पे बाहर बढ़ाएंगे। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे और वो हवा जब चलेगी तो हमारा एटीपी बनेगा। एक और चीज़, ये जो फोल्ड है इस फोल्ड को भी हम स्पेशल नाम देते हैं एंड दैट इज कॉल्ड क्रिस्टे। अगर इतना क्लियर है तो हम वापस आते हैं अपने डायग्राम पे कि एसिटाइल कोएंजाइम ए अब अंदर आएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम में जैसे अंदर आता है इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल।
आफ्टर द साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स, इन्होंने ही इस साइकिल का पता लगाया था, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अब जब क्रेब साइकिल होगा तो हमारे पास क्या क्या बन के निकलेगा, ठीक है। क्रेब साइकिल एसिटाइल को एंजाइम ए को फर्दर तोड़ के आपको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के दे देता है, ठीक है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल देगा, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में 2 कार्बन डाइऑक्साइड था, तो पर एसिटाइल कोएंजाइम ए आपको 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए थे तो ये पूरा प्रोसेस कितनी बार होगा, 2 बार, तो आपके चारों कार्बन बाहर हो गए, ठीक है। अब क्या कहानी यहीं पे ख़त्म होगी, बिल्कुल नहीं। अब बिसाइड्स गिविंग दिस ये आपको कुछ 2 चीज़ें और देता है, ठीक है। और वो 2 चीज़ें क्या है, वंस अगेन ATP एंड एनर्जी कैरियर्स। अब यहाँ मैं एनर्जी कैरियर का नाम नहीं लिख रहा बिकॉज आपको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ओके। जस्ट यू शुड नो कि हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी कैरियर यहाँ भी बन रहा है। अब ये एनर्जी कैरियर का कॉन्सेप्ट में ला ही क्यों ना हो अगर एनसीईआरटी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपको प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए कि एटीपी डायरेक्टली नहीं बन रहा है, एटीपी सिंथेज एटीपी बना कैसे रहा है, राइट। सो जितनी बार क्रेब साइकिल बनेगा उतनी बार एक एटीपी बस जनरेट होता है, तो क्योंकि एक एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल को एक बार दौड़ाता है और 2 एसिटाइल कोएंजाइम में साइकिल को 2 बार दौड़ाएंगे तो 2 एटीपी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप देख रहे हो कि 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के समय बना, एक पर ग्लूकोज, ठीक है, पर ग्लूकोज, और 2 एटीपी आपका क्रेब साइकिल के दौरान बन रहा है पर ग्लूकोज। तो आपके पास कितना एटीपी बने, सिर्फ और सिर्फ 4 एटीपी अभी तक बने हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। ग्लूकोज को जितना हम तोड़ सकते थे तोड़ चुके हैं। अब आपकी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये एनर्जी कैरियर का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अभी तक हमें जो एटीपी मिला है वो डायरेक्टली मिला है, अभी तक हमने एटीपी सिंथेज का इस्तेमाल ही नहीं किया है। और अगर आप रेस्पिरेशन के रिएक्शन को देखोगे ध्यान से तो आपको एक और चीज़ का ध्यान आएगा कि हमने ग्लूकोज को यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, लेकिन हमने ऑक्सीजन का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है, हमने वाटर अभी नहीं बनाया है, ठीक है। तो यानी पिक्चर अभी बाकी है, और उस पिक्चर में आपको अब आपके रिएक्टेंट्स भी नज़र आ रहे, एक सेकेंड, हाँ, उस पिक्चर में अब आपको आपके रिएक्टेंट्स भी नज़र आ रहे होंगे कि ये जो एनर्जी कैरियर्स की बात हम अभी तक कर रहे थे ये अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अब थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में। तो अभी तक हम जो रिएक्शन बता रहे थे क्रेब साइकिल वाले रिएक्शंस, वो क्रेब साइकिल वाले रिएक्शंस हो कहाँ रहे थे, वो हो रहे थे आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहे थे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपके पास एनर्जी कैरियर्स, एनएडीएच का नाम नहीं लेंगे, एनर्जी कैरियर्स आपके इकट्ठे हो चुके, और जो एनर्जी कैरियर्स आपके साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुए थे वो एनर्जी कैरियर्स भी, आपके एनर्जी कैरियर्स जो साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुए वो भी एक दूसरे फॉर्म में यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो एनर्जी कैरियर्स क्या करेंगे, अब अपना फाइनल बलिदान देंगे इलेक्ट्रॉन का। जैसे सनलाइट जब क्लोरोफिल पे पड़ी थी तो क्लोरोफिल ने इलेक्ट्रॉन को धक्के मार के निकाला था, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह NaDH के पास क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी कैरियर्स के पास है वो इस मेम्ब्रेन में डांस करेगा, ठीक उसी तरह जैसे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में डांस किया था। और जब ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में डांस किया था और जब यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में डांस किया था तो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन के दरवाजे खुल जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट होता रहेगा, ठीक है। जब ये डांस करते करते जाता है तो हाइड्रोजन आयन के दरवाजे खुल जाते हैं और हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो जाएगा, कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। और यही वो हवा है जो हमारी टरबाइन घुमाएगी, ठीक है। जैसे हम विंड मिल्स में हवा टरबाइन घुमाती है, डैम्स में
आपका वाटर टरबाइन घुमाता है, तो यही वो हवा है। तो ये टरबाइन यहाँ घुमाएगी और टरबाइन में क्या होगा, ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, चेंज हो जाएगा ATP। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान से अगर देखो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जिसके पास 2 फॉस्फेट है कन्वर्ट्स इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसके पास 3 फॉस्फेट है। क्या इस रिएक्शन को आप कह सकते हो कि ये फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि आप फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, प्रेटी सिंपल। लेकिन इस रिएक्शन में जब आप फॉस्फेट को ऐड कर रहे हो तो इस फॉस्फेट को ऐड करने की एनर्जी आई कहाँ से, किसने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बनाया? तो आप कहोगे कि सर ये जो NaDH था ये एनर्जी कैरियर था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस लास्ट स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो आपका लास्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ATP और ATP नहीं, एनर्जी कैरियर्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एनर्जी कैरियर्स फ्रॉम क्रेब्स साइकिल अंडरगो अ लास्ट स्टेप जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और ये स्टेप आपका क्या करेगा, फाइनली रिमेनिंग के 34 ATPs बनाएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि अभी तक आपके पास सिर्फ 4 ATP बने थे। 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में बना था और 2 ATP क्रेब्स साइकिल में बना था। ठीक है, तो बाकी के 34 ATP बनाने वाला यही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। ठीक है, सो मैं नंबर कर देता हूँ। फर्स्ट ग्लाइकोलिसिस था, सेकंड लिंक रिएक्शन था, थर्ड क्रेब्स साइकिल था और फोर्थ स्टेप हो गया हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसने बाकी के 34 ATPs बना दिया। अभी भी एक डाउट आपके मन में होना चाहिए कि ऑक्सीजन का रोल क्या है ना। हम बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन के बिना तो जान नहीं आ सकती, ऑक्सीजन इज दी पावर ऑफ आवर लाइफ। तो ऑक्सीजन का रोल क्या है? अब डैम के एग्जाम्पल पे वापस जाते हैं। देखो, ये जो पानी था इसमें हाई पोटेंशियल एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, टरबाइन को घुमा दिया। उसके बाद इस पानी को छोड़ तो नहीं सकते ना, पानी कहाँ जाएगा, पानी नदी में बह जाता था और अब इस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो देयर हैज़ टू बी समथिंग जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम कहानी करे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी मेम्ब्रेन को दे दिया, बस अब इस एनर्जी लेस या लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेने वाला तो कोई हो, और यहीं पे आपका रोल आता है ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी लेस और लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन हवा बन के ATP सिंथेस के पंप को घुमा रही थी, घुमाने के बाद तो वापस आएगी ना, और जब अंदर आएगी तो ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन आयन पानी बना लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज वेयर ऑक्सीजन इज यूज, और इसी पानी को आप कहते हो मेटाबॉलिक पानी, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू बन रहा है। इस पानी को आप पी नहीं रहे हो। कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके पास पीने के लिए ज़्यादा पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाता है। ठीक है, अब क्या कहानी आपके पास क्लियर हो चुकी है कि हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन में इतने स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है जो आपको 34 ATP बना के दे रहा है। तो टोटल अगर देख लो तो आपके अब हो जाएंगे 4 + 34 = 38 ATP। बट अभी आपको थोड़ा सा पॉज करना है। पॉज ये करना है कि ये सारी चीज़ें तभी हो पाई जब हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो पाइरूवेट का क्या होता? अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ तो पाइरूवेट का क्या होता? तो यहाँ से एक डाइवर्जन बनाते हैं। तो अगर
माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो पायरुवेट को फर्मेंटेशन करना पड़ता, ठीक है, पायरुवेट का फर्मेंटेशन कराना पड़ता। फर्मेंटेशन का क्या मतलब है ना? फर्मेंटेशन मीन्स, अभी तक याद रखना कि 2 एटीपी ही प्रोड्यूस हुआ है। सो इस पायरुवेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन लैक्टिक एसिड और यानी दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। अब अगर लैक्टिक एसिड होता तो हम बोल देते कि देखो ये तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा है। अगर अल्कोहल होता तो हमको बोल देते देखो ये तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है आपके ईस्ट सेल्स में, इसी से जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, वाइन, बियर, विस्की वगैरह वगैरह, इसी से बनता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस में होता है? ये बैक्टीरिया में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, इसमें होता है। आपके जो दही के बैक्टीरिया होते हैं उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। यही खट्टापन जो दही का होता है ना, वो इसी लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन से आता है। एक और चीज़, आपके मसल सेल्स है ना, आपके स्केलेटल मसल सेल्स, टू बी वेरी एग्जैक्ट, आपके सारे मसल सेल्स नहीं, स्केलेटल मसल सेल्स अंडर ऑक्सीजन ड्यूरेस, ऑक्सीजन ड्यूरेस का मतलब जब ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है, तब ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर सकता है और यही लैक्टिक एसिड जो है आपको मसल क्रैम्प्स देंगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई यू हैव द मसल क्रैम्प्स, ओके। आई होप अब आपके सामने ये पूरी पिक्चर क्लियर है। अगर ऑक्सीजन है तो क्रेब्स साइकिल के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, राइट, और तब हम कहते कि रेस्पिरेशन एरोबिक हो रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, तो हम कह देते कि रेस्पिरेशन एरोबिक हो रहा है। अगर रेस्पिरेशन एरोबिक नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि फर्मेंटेशन हो रहा है। सो रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। अब एक चीज़ देखो, कई बुक्स फर्मेंटेशन को एनेरोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा ये कहना सही भी लग जाता है। बट जब आप हाई लेवल के बुक्स पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एनेरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन में फ़र्क है। मतलब एनेरोबिक रेस्पिरेशन में भले ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा, बट ऑक्सीजन के अलावा कोई और चीज़ें इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन का जो डांसिंग है, ये तब भी होता है उसमें, ठीक है। तो वो खैर हाई लेवल की चीज़ें अभी छोड़ दो। तो आपको क्या बस समझना है कि रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एरोबिक एंड फर्मेंटेशन। एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है इसका मतलब लिंक रिएक्शन होगा, क्रेब्स साइकिल होगी, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, 34 ATP एक्स्ट्रा बनेंगी और आपका 38 ATP टोटल होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ फर्मेंटेशन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ATP देगा, जो आपकी ग्लाइकोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। एंड एंड प्रोडक्ट्स होंगे आपके लैक्टिक एसिड या अल्कोहल। लैक्टिक एसिड इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अल्कोहल इन केस ऑफ, ओके। अब थोड़ा सा हमें समझना है अबाउट दी ATP बीइंग एनर्जी करेंसी। हम क्यों ATP का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम ग्लूकोज का हर एक रिएक्शन में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखो बेटा, ATP इज वाई, उसी को इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर ATP में फॉस्फेट लगा दो तो आपका बन जाता है ATP, ठीक है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कन्वीनियंट है। आपको ADP और ATP के बीच में बस एक फॉस्फेट जोड़ना है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो दिस इज एडिनोसिन, ठीक है। इसके साथ एक फॉस्फेट जुड़ा, फॉस्फेट याद रखना नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसके साथ जब दूसरा फॉस्फेट जोड़ना चाहोगे तो ये जुड़ना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस, सेम चार्जेस है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक हाई एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर आप तीसरा बॉन्ड जोड़ना चाहोगे तो इसमें आपको और एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। तो इसमें एनर्जी इनपुट देना और तोड़ना आसान है।
दिस इज जस्ट अ कन्वीनियंट वे जो सेल ने डेवलप किया है, और यही रीज़न है कि आपका एटीपी एनर्जी स्टोर करता है। अब एटीपी डायरेक्टली नहीं टूट जाता, ठीक है, एटीपी का को डायरेक्टली हम कभी नहीं तोड़ते, इसीलिए आपके एनसीईआरटी ने एक छोटे से डब्बे में लिख रखा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। आप एटीपी का को तोड़ते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड दिस रिएक्शन गिव्स यू दिस एनर्जी स्टोर। ये जो एनर्जी इस जगह स्टोर्ड है, यही एनर्जी आपको मिल जाती है। फर्दर हमारे बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस है जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ एटीपी एज अ करेंसी यूज होता है। देखो, यू कैन बाय गोल्ड, आप सोना खरीद सकते हो, और सोना हर ट्रांजैक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। ग्लूकोज इज़ लाइक दैट सोना, आप उसको हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप एक कन्वीनियंट करेंसी बनाते हो। जैसे आपने एक रुपया बना लिया है, एक सिक्का बना लिया है, और उसको आप हमेशा यूज़ करते रहते हो। तो एटीपी इज़ दैट करेंसी जो हर जगह, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन में, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एज एनर्जी करेंसी इस्तेमाल होती है। इसीलिए बोलते हैं कि दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी ईस्ट, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, आई होप इतना क्लियर है, और अगर ये है तो देन वी कैन proceed towards the human respiratory system.